Okay, hello everyone. Welcome to Unacademy. So this is the second session of special diode on YouTube and special class दोनों जगह ये चल रहा है। एक बार आप सभी का कंसर्न मुझे चाहिए कि ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? एक बार बता देंगे। Just tell me once whether audio and video both are perfect. Then I will start. Yesterday, कल की क्लास हम लोगों ने कवर किया था वेरेक्टर डायोड या फिर वेरिकैप या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड जो कि एक टू टर्मिनल डिवाइस था। ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। ओके, थैंक यू मनोज। व्हाट अबाउट यूट्यूब? यूट्यूब में जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जस्ट टेल मी वंस वेदर ऑडियो वीडियो क्लियर। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी नेक्स्ट डायोड जो कि जीना डायोड और टनल डायोड पे बेस्ड है, और हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक साथ हम लोग कल बनाएंगे। दो टॉपिक्स कवर करेंगे, दोनों के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्योंकि टॉपिक्स थोड़े लार्ज है, कवर करने में एक आवर का 1 आवर का समय लग जाता है, इसलिए हम उसके क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। फटाफट से देखेंगे। ये हमारे लास्ट जो हमारे एग्जाम्स हुए थे उसके टॉपर्स है। आप देख सकते हैं एसएससी जेई, ऑल स्टेट एजेई 2022 के रैंकर्स वी कैन सी है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अभी हमारा जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वो फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है, और 15% का प्राइस ड्रॉप भी है। मतलब ये एक बेहतरीन आपके पास ऑप्शंस है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है और आप पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से हमसे जुड़ के, तो डेफिनेटली आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अनलिमिटेड आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ एक्सेस टू पीडीएफ। हम जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, फैकल्टी के हैंड रिटन पीडीएफ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। और एक्सेस टू मल्टीपल एई जेई एग्जाम्स, काफ़ी सारे एग्जाम्स का आपका प्लानिंग जो है वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए, ऑफर एंड जो है वो जून 17, मतलब आज के डेट पे हो रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको ग्रैब कर लीजिए। ग्रैब करने से पहले आपको मैं बता दूं कि GA1111 ये कोड है, इस कोड को आप यूज़ कर लीजिएगा, सो डैट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट एंड हमसे जुड़ने का आपके लिए सही समय। उसके साथ साथ फ्लैट 25% ऑफ और 50% प्राइस ड्रॉप के साथ आपको जो प्राइस अमाउंट पड़ेगा वो आपका बहुत रिड्यूस हो जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 6 मंथ और 12 मंथ का प्राइस अमाउंट है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि 17 जून लास्ट डेट है। आपको ग्रैब करने के लिए GA1111 कोड यूज़ करना है। ये आपके फैकल्टी मेंबर्स है अलग अलग ब्रांचेस के, और ये आपको टीच करेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से। मैं हूँ आपके साथ। नेक्स्ट, ये आपके पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फैकल्टी मेंबर्स, आप सबको जानते ही होंगे। एक्सक्लूसिव बैच फॉर एसएससी जेई, एसएससी जेई के लिए, सॉरी JSSC जेई के लिए, झारखंड एसएससी जेई के लिए एक्सक्लूसिव बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं, और ये 26 मई को स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक्सक्लूसिव बैच है ये, झारखंड एसएससी जेई के लिए। इसमें बाईलैंग्वेज आपको टीच किया जाएगा, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों। स्टूडेंट्स को डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है, रावेंद्र यादव सर ले रहे हैं। 9:45 AM को क्लास चल रही है। पावर सिस्टम बाय पवन चंदानी सर, ये भी रनिंग है। आपको क्या करना है, GA1111 कोड यूज़ करना है और इस बैच को ग्रैब करना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो झारखंड एसएससी जेई का जो प्लानिंग हुआ है उसमें आपके लिए 26 मई से क्लास स्टार्ट हो चुका है। सितंबर 2023 तक ये क्लास एंड हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चल रही है, 3 से 4 क्लासेस पर डे चल रही है, और एक दिन में आपको 5 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है। देखिए, पूरा टाइम टेबल यहाँ पे बना हुआ है कि किस मंथ में कौन से फैकल्टी आपको क्या पढ़ाने वाले हैं और उनका एंड क्लास कब होगा। तो ये पूरी प्लानिंग आपको हर एक सब्जेक्ट की दिख जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हूँ यहाँ पे, और जनरल स्टडीज़ में भी मेरा नाम है, और रावेंद्र यादव सर, शैलेश
वैद्य सर, पवन चंदानी सर, रंजन राय सर, शिवांगी गौतम बैंड, प्रवीण कुमार सर, श्रेयस अरविंद सर, रंजन कुमार राय सर, परन राज भाटिया सर, प्रवीण कुमार सर, रावेंद्र यादव सर, ये सभी फैकल्टीज आपको यहाँ पे टीच करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें इसके। सो दिस इज ऑल थिंग्स अबाउट ये जो झारखंड एसएससी जेई का प्लानिंग है। 17 को लास्ट डेट है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जीना डायोड के साथ। विद इन सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ। यूट्यूब में आपको दिख रहा है क्या क्लास? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का मेरा जो टॉपिक है, सबको पता होगा क्या है? नहीं पता? सो डेट इज नथिंग बट जीनर डायोड। कितने लोगों को जीनर डायोड के बारे में पूरा आइडिया है, बता देंगे? सो जीनर डायोड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चेक करता हूँ कि कल की क्लास कितने लोग फॉलो किए थे, है ना? एक छोटा सा चेकिंग हो जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हमसे करते आपसे करते हैं कि आपको ये बताना है कि अगर मैं एक वेरेक्टर डायोड की बात कर रहा हूं, वेरेक्टर डायोड टू ऑपरेट एज ए voltage variable capacitor, the biasing of डायोड की बायसिंग ऑफ डायोड इज, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड, पोल कर देंगे हम लोग। ऑप्शन बी है आपके पास रिवर्स बायस। ऑप्शन सी है ये ओपन सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड, नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड, कोई बायसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, वेरेक्टर डायोड अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल कर लेते हैं, और ऐप के स्टूडेंट तो पोल में आंसर दे सकते हैं। आप लोग पोल में आंसर देना है ना? सो वी आर हैविंग दिस इज क्रिएट ए पोल। चलिए बता दीजिए फटाफट से। तो आयुष का आंसर मेरे पास आ चुका है, सुजीत का और मनोज का, और यूट्यूब के स्टूडेंट, हाँ, रुपेश पांडे का आंसर आ चुका है। उन्होंने बोला है कि रिवर्स बायस करना है। यस, वेरेक्टर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका, कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं और यहाँ पे पूछूं आपसे कि वेरेक्टर डायोड इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, सिग्नल डिटेक्शन के लिए बी है। ऑप्शन बी, दिस कैन बी यूज्ड एज एन वोल्टेज regulator। C option, this is used as switch। D option, this is used as an rectifier। yes, यहाँ पे भी पोल कर लेता हूँ मैं फटाक से। पहले पोल में सभी ने सही आंसर दिया, 100% मुझे मिल गया। यहाँ भी पोल कर लेता हूँ मैं, ये मैंने पोल कर दिया। ठीक है, तो YouTube में भी आप आंसर देंगे और यहाँ पे भी मुझे आंसर चाहिए। तो यहाँ पे 50-50% जो है वो अलग अलग उसमें बढ़ गया है।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेशंस में यूज़ होता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डिटेक्शन ऑफ सिग्नल में यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं, डेट इज ट्यून्ड, आपके पास जो आज पढ़ने वाले डेट इज जीनर डायोड। सो जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, सो आई डोंट नो हु इज करेक्ट हु इज रॉन्ग, बट हाँ, यहाँ पे मुझे एक आइडिया लग गया कि आप सही सोच रहे हैं या फिर गलत। ठीक है ना? यस। सभी को दिख रहा है कि यूट्यूब में कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं यूट्यूब पे? ठीक है, कल से हम लोग डिजिटल बोर्ड में क्लास ले लेंगे, ताकि आपको दिखे क्वेश्चंस भी, है ना? मुझे नहीं पता दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जीनर डायोड के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यूट्यूब के स्टूडेंट्स आप बताइएगा कि मैं यहाँ पे जीनर डायोड लिखा हूँ तो क्या आपको दिख रहा है क्या? चलिए, सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? डाउट है सर। सेमीकंडक्टर चाहे वो कैसा भी हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आपको ये पता करना है कि उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ये एक बार और देखेंगे रुपेश, ये मैंने जीनर डायोड लिख दिया, तो आपको क्या ये दिख रहा है जीनर डायोड? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके सर, एक्सटेंसिक्स तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम में देखिए लिंक है, और उस लिंक में स्पेशल क्लास का लिंक है, तो मैं स्पेशल क्लास का लिंक वहाँ शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्पेशल क्लास का लिंक शेयर कर दिया है। मेरा टेलीग्राम जो है उसका, जिसमें आप सर्च करना है, वो है शिशिर दास अन अकेडमी। तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे पिन है लिंक, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास में। यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है। ओके, वेलकम राजू। सो ठीक है, यहाँ पे हम जीना डायोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टाइम वेस्ट ना करके हम जीना डायोड को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो जीना डायोड का सबसे पहला जो इसका यूज है, जिस पर्पस से ये बनाया गया है, वो पर्पस है आपका कि हमको एक वोल्टेज रेगुलेटर का जरूरत था। वोल्टेज रेगुलेटर की जरूरत थी, जिसकी वजह से जीना डायोड इस धरती पे आया। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है कि एक ऐसा हमको डिवाइस चाहिए था जिसमें
करंट का मैग्नीट्यूड भले ही बढ़ जाए, है ना, या फिर इनपुट सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू भले ही बढ़ जाए, ये जो डिवाइस है ये कांस्टेंट वोल्टेज आपको हमेशा देगा। जैसे कि अभी बरसात हो रही है, कभी कभी बादल बहुत तेज गरजता है, गर्मी के महीने में जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा बोलते हैं कि बेटा जो एसी है, फ्रिज है, टीवी है, इसके स्विच को ऑफ कर दो। जब बिजली कड़कती है या फिर बरसात होता है उस समय इसको नहीं देखना चाहिए। कारण क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो घर का एसी, फ्रिज और ये सारी चीज है, ये एक्चुअली हमारे घर के लिए एक लोड है। लोड को हम लोग एक रेसिस्टर के रूप में बनाते हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सोर्स से जुड़ा हुआ है। जो घर के आपका सॉकेट है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये है आपके पास पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। और ये जो आपका लोड है, इस लोड की एक खास बात होती है कि ये जब इसको बनाया गया तो ये किसी एक वोल्टेज पे ही वर्क करता है। और वो जो वोल्टेज है वो घर पे जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज में, इसका काम होता है और इसीलिए ये घर पे लगाया जाता है। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सारी चीज हो गई। लेकिन जब बादल आते हैं और बिजली जो है वो गरजता है तो उस समय क्या होता है, हमारे घर में जो सोर्स का जो वैल्यू है, जो ओरिजिनली में होना चाहिए मैक्सिमम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज होना चाहिए, ये अचानक से बढ़ जाता है। और ये बढ़ के लगभग 300 वोल्ट तक चला जाता है। इसका मतलब है कि आपके इस लोड को चाहिए 220 वोल्ट, लेकिन सप्लाई के बढ़ने से यहाँ पे 300 वोल्ट आ गया। और ये जो 300 वोल्ट है ये डायरेक्टली आपके लोड में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप केवीएल लगाएंगे तो केवीएल इसी तरीके से लगेगा। मान लीजिए ये आपके पास सोर्स है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपका सोर्स है और सोर्स से लोड की ओर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब केवीएल लगेगा ये प्लस माइनस है, और ये देखिए ये रेसिस्टर है, लोड रेसिस्टर। तो आप जब यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो ये केवीएल ऐसा लगेगा वीएस माइनस जो भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, चाहे लोड करंट है, आई एल इंटू आर एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है वी एस इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। तो ये देखिए जो भी सोर्स पे वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज जो है वो आपके लोड में डायरेक्टली लग रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इससे क्या होगा, जो आपका लोड है जो 220 वोल्ट में वर्क करने के लिए बना है, वो अभी 300 वोल्ट का सप्लाई उसमें चला जाएगा अचानक से। जैसे ही लाइटनिंग हुई 300 वोल्ट का सप्लाई उसमें चला गया। ऐसी सप्लाई अचानक जाने से क्या होता है, ऐसी सप्लाई अचानक जाने से ये जो लोड है ये अचानक बर्स्ट हो जाता है। इसका जो कंप्रेसर है वो जो है वो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि वो उतने हाई वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए काफ़ी लोगों का फ्रिज जो है, टीवी जो है, वो जब लाइटनिंग होती है, थंडरबोल्ट होता है, उस समय वो खराब हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा इनके बीच में लगाना है ताकि आपका लोड का डायरेक्ट वोल्टेज इस सोर्स का डायरेक्ट वोल्टेज इस लोड में अप्लाई ना हो। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाना चालू कर दिया। और ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है, वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड से बनता है। तो मतलब क्या हुआ कि हम जब वोल्टेज रेगुलेटर के लिए बात करें तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये एक ऐसा डिवाइस बन के आया, ये वोल्टेज रेगुलेटर ये एक ऐसा डिवाइस बन के आया जिसमें आप हाँ, जिसमें आप जो है वो कितना भी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा ले, आपका इस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो वोल्टेज रेगुलेटर जब हम जीनर डायोड से बनाएंगे तो आपका वही जो सर्किट है जो अभी भी मैंने बनाया था, वो सर्किट अब कैसे दिखेगा पता है? ये एक हो गया, यहाँ पे आपने एक सोर्स रेसिस्टेंस लगा दिया जो कि ऑब्वियस है, लगता ही है। और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड जिसको बोलते हैं, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ना? सभी को दिख रहा है क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। इसको मैंने लोड और सोर्स के बीच में लगा दिया। तो अब जो है ये आपका लोड है और ये आपका सोर्स है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और आपके पास यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज लग गया। यहाँ पे मैंने एक सोर्स रेसिस्टेंस भी लगाया है ताकि जो भी पोटेंशियल एक्स्ट्रा है तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाए। और यहाँ पे मैंने जीनर डायोड लगाया। जीनर डायोड या फिर वोल्टेज रेगुलेटर की एक खास बात है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज में ही वर्क करता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वैल्यू को
मैं अगर बोल दिया कि भाई साहब ये 220 वोल्ट पे ही वर्क करेगा, तो कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे 300 वोल्टेज हो जाए या फिर 500 वोल्टेज हो जाए, जीनत डायोड की खास बात यह है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट ही रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चाहे आप उस सोर्स का वोल्टेज कितना भी वेरी कर ले, ज़्यादा कर ले, जीनत डायोड की खास बात है कि ये 220 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। और उसकी वजह से, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी हमेशा 220 वोल्ट ही आपको मिलेगा। दिस इज द यूज ऑफ ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है इंस्टेड ऑफ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, आपको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज जीनत डायोड से मिल जाता है। यूट्यूब में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है क्या वीडियो? है ना? ऐप में सारे स्टूडेंट्स को विजुअल है जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और आपको समझ में आ रहा है क्या मैं किस तरीके से बता रहा हूँ? यस, थैंक यू, ग्रेट, नाइस, ओके। सो हमको इस जीनत डायोड के बारे में अब सोचना है कि ये बना कैसे। वोल्टेज रेगुलेटर तो हम समझ गए, ये बना कैसे। अब इस जीनत डायोड की खास बात ये है कि ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ गए हैं। अब कुछ चीजें और यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये जो सोर्स आपने लगाया है वो उसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। जीनत डायोड का एन रीजन इधर है, ये पी रीजन है। इसका मतलब है पॉजिटिव एन में अप्लाई हुआ, नेगेटिव पी में अप्लाई हुआ। इसका मतलब है जीनत डायोड को हम किस मोड में लगाए हैं? ये जो है ये रिवर्स बायस में लगाया गया है। जीनत डायोड को किस मोड में लगाया गया? रिवर्स बायस में लगाया गया। मतलब जीनत डायोड जो है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। जैसे हम लोगों ने वैरेक्टर डायोड देखा, वैरेक्टर डायोड भी रिवर्स बायस में वर्क कर रहा था, तो जीनत डायोड भी रिवर्स बायस में ही वर्क करता है। तो एक जीनत डायोड को जब हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो जीनत डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, मैंने आपको उसके कुछ एप्लीकेशन बताए कि किस काम में आता है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपके पास वोल्टेज है, ये करंट है ना? ये आपके पास वोल्टेज है, ये करंट है। तो आप जब एक जीनत डायोड को फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने एक जीनत डायोड यहाँ पे बनाया, ये जीनत डायोड, ठीक है, दिस इज ए जीनत डायोड। और इस जीनत डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जैसे ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, तो फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल पीएन जंक्शन जो रेक्टिफायर डायोड है उसी की तरह होता है। मतलब कैसा? ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक रेक्टिफायर डायोड का ऐसा ही होता है ना, कि आपको एक कट इन वोल्टेज मिलता है, उसके बाद करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, बस जीनत डायोड में भी वैसा ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया कोई फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जीनत डायोड में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही बनेगी जैसे एक नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक बनता है। कई बार पूछा जाता है, आपको इसमें ध्यान रखना है ना, कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन जब रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल डायोड से थोड़ी सी अलग आएगी। सर इसमें क्या अलग है? एक्चुअली क्या है, जब एक नॉर्मल डायोड की बात करते हैं जो कि एक रेक्टिफायर डायोड है, स्पेशली बनाया हुआ डायोड नहीं है, उसमें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ये लाइन नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल डायोड में आपके पास जो वोल्टेज मैक्सिमम आप रिवर्स बायस में लगा सकते हैं, एक नॉर्मल डायोड में जितना एक नॉर्मल डायोड बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम पी आई वी से बोलते हैं। ये होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। इस पीक इनवर्स वोल्टेज के ऊपर कोई भी वोल्टेज वैल्यू अगर आप लगाते हैं एक नॉर्मल डायोड में, अच्छा, यूट्यूब में नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा?
यहीं से देखो बेटा, आप क्या कर सकते हैं, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अगर एक नॉर्मल डायोड की बात करें, जिसको हम एक रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, इस डायोड की खास बात यह है कि इस डायोड में आप जैसी पीक इनवर्स वोल्टेज पी आई वी में पहुंचेंगे, जिसको हम नाम दे रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, इस पीक इनवर्स वोल्टेज के ऊपर अगर आप कोई भी वोल्टेज लगाते हैं तो आपका डायोड जो है वो बस्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेट इज ब्रेकडाउन कंडीशन। डायोड वर्क करना बंद ही कर देगा पीक इनवर्स वोल्टेज के ऊपर कोई भी वोल्टेज। फॉर एग्जांपल, ये वोल्टेज मान लीजिए मेरा पीक इनवर्स वोल्टेज है। पीक मतलब मैक्सिमम, इनवर्स मतलब रिवर्स, वोल्टेज मतलब आप जानते हैं कि वोल्टेज क्या है। मान लीजिए ये 5 वोल्ट है और आपने डायोड में रिवर्स बायस कंडीशन में 5.1 वोल्ट लगा दिया, तो डायोड अचानक बस्ट हो जाएगा। किसके केस में? नॉर्मल डायोड के केस में। लेकिन जब आप जीनर डायोड यूज करेंगे तो डायोड बोलेगा कि भाई मैं फूटूंगा नहीं, बस्ट नहीं होऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपने, आप जो भी वोल्टेज लगाएं पीक इनवर्स वोल्टेज, उस वोल्टेज को मैं कांस्टेंट रखूंगा और अपने करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करूंगा। उस वोल्टेज की वैल्यू को मैं कांस्टेंट रखूंगा, जैसे कि 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को मैं मेंटेन करके रखूंगा अपने अक्रॉस, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखें ना 220 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट को वो मेंटेन करके रखेगा अपने अक्रॉस। और ये जो है, ये इसके करंट के मैग्नीट्यूड को ये इंक्रीज कर दिया है। करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया मतलब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो करंट है, और इस करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो आई मिनिमम अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जब ब्रेकडाउन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को मैंने ले लिया। और ये जो करंट है ये कहाँ तक जा सकता है? ये कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तो जरूर होगी। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जेत, कोई भी चीज मैक्सिमम तक ही बर्दाश्त कर सकता, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो एक प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया है, इससे ये पता चल रहा है कि जीनर डायोड का करंट का मैग्नीट्यूड आई मिनिमम से आई मैक्स तक जा सकता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट कांस्टेंट उसके अक्रॉस रहेगी, वो वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से जीनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल डायोड ऐसा ऑपरेट नहीं होता। तो जीनर डायोड को स्पेशली बनाया गया है, और ये जीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने, दिस विल बी कम 1934 के आसपास इन्होंने बनाया था। 1993 में उन साइंटिस्ट का डेथ हो गया। 1934 के आसपास इन्होंने इस चीज को बनाया था, जीनर डायोड को, और वोल्टेज रेगुलेशन की थ्योरी भी उन्होंने ही दी थी, जिसकी वजह से इनका इसका नाम जो है वो जीनर डायोड पड़ गया। जीनर इज द सरनेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। यस। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसको कंपेयर करें एक नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक से, तो नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये वाला पार्ट जो है ये नहीं मिलेगा, लेकिन जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये करंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जीनर डायोड, आप जब जीनर डायोड खरीदेंगे ना, तो जीनर डायोड में ये पार्ट ऑलरेडी मेंशन होता है। जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसको पता रहता है कि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है ना। तो ये जो है ये 5 वोल्ट आपके डेटा शीट में, जब आप किसी मॉडल का जीनर डायोड खरीदेंगे तो ये डेटा शीट में ये वैल्यू मेंशन होगा। ठीक है। हेलो। हाँ प्रकाश जी। हाँ सर, प्रॉब्लम आ रही है क्या फिर? हाँ, यूट्यूब में नहीं दिख रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। आप जो लिख रहे हो यूट्यूब में नहीं दिख रहा, फिर आप अपने दिख रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो यूट्यूब ओपन कर रख के रखा हूँ, तो मेरे को तो वीडियो जो है वो स्टिक हो गया, मतलब वो
इधर उधर नहीं हो रहा है मेरे से। अच्छा, वो फ्रिज हो गया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, फ्रीज हो गया है मेरे सिस्टम में, तो फ्रीज हो गया है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ ना, एक मिनट। हाँ। यस। तो मैं थोड़ा यूट्यूब के लिए वर्क कर रहा हूँ, थोड़ी देर मैं म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चालू करूंगा, ठीक है बेटा? अच्छा, आप स्टक हो गया हो ना? हाँ, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब में कि जो मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ कुछ लिख रहे हाँ हाँ, वो ये वीडियो स्टक हो गया। हाँ, मैं ये कर दे सकते हैं क्या मेरे को? हैं। एनी सर टेक्स्ट। आप ना एक बार ना ऑडियो को बंद करके चालू करेंगे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। ओबीएस को बंद करके चालू करूँ? हाँ हाँ, एक बार कीजिए तो नहीं होगा, मुझे बताइए। और उसके बाद बंद वापस करके मतलब पूरा क्रॉस करके फिर से? हाँ, लेकिन इससे सेशन एंड हो जाएगा सर। सेशन ही एंड हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक पे करके रखा है ना। तो क्या करूँ अब? कल देखते हैं, हमारी बात नहीं इसके साथ। रुक जाओ, मैं ना उसको पहले डिसेबल करता हूँ। इसलिए ना मैं वो वाला ऑप्शन में ऐसा वो रखता हूँ, कुछ वो करता हूँ, तो बाद में लाइव दिखाता रहता है। हम्म। से कल से डिजिटल बोर्ड में लूँ क्या? ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी? नहीं परेशानी, टेक्निकल किसी भी सिचुएशन में लो, आप आनी नहीं चाहिए। बस 2 मिनट लगेगा। हाँ हाँ। मैं पढ़ाते रहूँ तब तक? एक मिनट। हाँ सर, आप ये अपना ऑफिस अपना वो कीजिए, बंद करके चालू कीजिए एक बार। कैसे क्रॉस करके बंद कर दूँ? हाँ, क्रॉस करके बंद कर दो और दोबारा उसको चालू करके ना स्टार्ट स्ट्रीमिंग करो। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी सेशन एंड नहीं होगा, मैं डिसेबल कर। वो स्ट्रीम की फिर से लगाना पड़ेगा कि हो जाएगा? चलो। पता नहीं, आप आ गए हो वापस। आ गया क्या? हाँ, अब आप पढ़ाना स्टार्ट। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया है ना बच्चा? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम सारा कुछ देखते हैं। आई होप कि यूट्यूब भी आपको विजिबल होगा अब। और कुछ डाउट राजू ने पूछा है, फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है कैसे? अच्छा, क्वेश्चन है सर, जीनर डायोड में वोल्टेज कांस्टेंट, आयुष का क्वेश्चन है, करने के लिए
करंट इंक्रीज होगा तो वो करंट से अप्लायंसेस डैमेज नहीं होगा, नहीं, वो करंट जीनर डायोड के अक्रॉस बढ़ता है, लोड के अक्रॉस नहीं बढ़ता। देखिए सबसे पहले आयुष का आंसर दे देता हूँ। देखिए ये जो करंट है, ये करंट की वैल्यू जीनर डायोड, दो करंट है, यहाँ से जो सप्लाई से करंट आएगा सोर्स करंट, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जीनर डायोड के अक्रॉस जाएगा और एक लोड के अक्रॉस जाएगा। तो जो करंट की वैल्यू बढ़ेगी वो जीनर डायोड के अक्रॉस बढ़ेगी, लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यही तो है। कई बार मैं इसको इस तरीके से भी बोलता हूँ कि जीनर डायोड वोल्टेज को खा के करंट को जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू को मैक्स किया जाता है जीनर डायोड के अक्रॉस, ये जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप कि आयुष आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना? आयुष आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, अब चले जाते हैं राजू के पास। राजू ने पूछा है कि फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है कैसे। देखिए नॉर्मल डायोड कैसे वर्क करता है वो आपको पता है क्या? नॉर्मल डायोड का वर्किंग कैसा है कि मान लीजिए एक नॉर्मल डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पी रीजन में, वो आपके एन रीजन में जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन इज द रीजन ऑफ करंट इन ए फॉरवर्ड बायस डायोड। तो यहाँ पे भी वही होगा, अगर आप जीनर डायोड यूज कर रहे हैं तो जीनर डायोड में क्या चीज चेंज हुआ, बस डोपिंग का लेवल चेंज होता है, उसको मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे भी अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि यहाँ पी रीजन से एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसी तरीके से जाएंगे, जो करंट फ्लो होता है वही करंट फ्लो होगा। राजू आपको थॉट क्लियर हुआ क्या? सो पी रीजन से एन रीजन में और एन रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में डिफ्यूज होके आते हैं बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव और आप यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली जैसा एक नॉर्मल डायोड में होता है जीनर डायोड में भी वैसा ही होता है। इन दोनों डायोड्स में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, सिर्फ आपका डोपिंग जो है वो अलग अलग होती है। डोपिंग कंसंट्रेशन एक नॉर्मल डायोड की और एक जीनर डायोड की अलग अलग होती है। यहाँ पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन, अगर एक नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड की बात करें तो यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन की रेशियो जो है 1:10⁸ होता है। ठीक है, ये रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एटम आप डोप करेंगे, देर इज वन एटम अगर आप डोप करते हैं किसका, जैसे कि आप पी साइड की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्टर एटम्स और एन साइड की बात कर रहे हैं तो डोनर एटम्स। एक एटम डोप करेंगे आप कितने में? आप डोप करेंगे इसको 10⁸ एटम्स ऑफ सिलिकॉन में, एटम्स ऑफ सिलिकॉन में। ये इसकी डोपिंग प्रोफाइल होती है या फिर डोपिंग रेशियो होता है। लेकिन जब आप जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, इसकी अगर डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करेंगे एकदम अच्छे से समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन होती है 1:10⁵। इसका मतलब है आप वन एटम को डोपिंग करेंगे। कुछ टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन पूछा था क्या जो मैं नहीं बताया था? इसको आप 10⁵ हाँ, तो वन एटम की डोपिंग करेंगे 10⁵ एटम्स ऑफ सिलिकॉन में। तो ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया है। 10⁵ आइटम्स ऑफ सिलिकॉन में आप एक एटम को डोप कर रहे हैं और यहाँ पे 10⁸ एटम्स में आप एक एटम को डोप कर रहे हैं। तो ये जो जीनर डायोड है ये एक्चुअली हैवी डोपिंग का रिजल्ट है, इसकी डोपिंग जो है वो ज़्यादा है। सो यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन हैवी हो गया है, और अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हैवी हो गया तो इसका इफेक्ट डिवाइस के ऑपरेशन में कैसे पड़ेगा वो हम देखेंगे। लेकिन राइट नो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन हैवी हो गया जीनर डायोड में। सो जीनर डायोड इज बेसिकली ये हैवीली डोप्ड टू टर्मिनल डायोड, जिसका फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल डायोड की तरह है और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है। कारण क्या है वो हम देखेंगे। दूसरा, ये एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जीनर डायोड इतने सारे वोल्टेज में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो ये 300 वोल्ट 500 वोल्ट में वर्क नहीं करता। यहाँ पे ये 220 वोल्ट में वर्क नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है।
ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल देके आपको घर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, वरना इतने हाईएस्ट वोल्टेज में ये वर्क नहीं करता। अगर आपको प्रैक्टिकल जीनत डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल जीनत डायोड लगभग 50 वोल्ट के आसपास वो रन कर सकता है डीसी वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज वन डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू गिव यू। और बाकी सारी चीजें तो वैसे ही है जैसा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो ये जो जीनत डायोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक आपके पास नॉर्मल डायोड है, एक जीनत डायोड है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, उस कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने के बाद इस डायोड का ऑपरेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस हुआ है? कंस्ट्रक्शन में ये चेंजेस हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे डोपिंग की वैल्यू को हाई कर दी है। डोपिंग जो है वो हैवी हो गया है, हैवी डोपिंग यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में ये चेंजेस हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि इसका इसके ऑपरेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप डोपिंग चेंज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसके डिप्लीशन रीजन के विड्थ में क्या चेंजेस आएगा। डिप्लीशन रीजन का जो आपके पास विड्थ है इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लीशन रीजन के विड्थ को, और W का फॉर्मूला होता है हमारे पास √, कल मैंने बताया था, याद होगा? किसको किसको याद है हैंड रेस करेंगे। ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय Q, और उसके साथ है आपके पास 1/ND प्लस 1/NA, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जंक्शन का वोल्टेज। ठीक है, बहुत लोगों को याद है, वेरी नाइस। तो ये देखिए, ये ND और NA है, इसकी वैल्यू तो बढ़ गई है। तो इसका मतलब है ND की वैल्यू भी बढ़ गई, NA की वैल्यू भी बढ़ गई, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ गया है। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो ये विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जो विड्थ है ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो कभी भी डोपिंग कंसंट्रेशन के बढ़ने से आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप एक जीनत डायोड में डिप्लीशन रीजन के विड्थ को ड्रॉ करेंगे, कल तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ रहा था ना रिवर्स बायस करने से, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो बहुत ही नैरो होता है, लाइक दिस, और कंसंट्रेशन बहुत लार्ज होता है। इसका मतलब है कि ये आपके पास डिप्लीशन रीजन का विड्थ है जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये आपके पास डिप्लीशन रीजन का विड्थ है जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अगर मैं ये P साइड और ये N साइड की बात करूँ, तो P साइड की बात करूँ तो ये तो आपके पास नेगेटिव विथ होल्स का एरिया है, और N साइड की बात करूँ ये पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स का एरिया है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बहुत पास चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। तो उसकी वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत पास पास ऐसा प्लेस्ड होंगे, और ये जो पॉजिटिव साइड N साइड है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस बहुत पास पास और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लेस्ड होंगे। यहाँ पे और भी है, नेगेटिव विथ होल्स, 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 ये न्यूट्रल एरिया है। मैं डिप्लीशन रीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका N साइड है। तो डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बहुत कम वॉल्यूम में अवेलेबल है, बहुत कम वॉल्यूम में अवेलेबल है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखेगा। अब ये जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ बहुत रेड्यूस हो गया है ना, यहीं पे सारी कहानी छिपी हुई है। इसके विड्थ के रेड्यूस होने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया, इस डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। जितने ज्यादा आपके पास चार्ज अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जितने छोटे एरिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोलता है दिस इज नथिंग बट वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जिसके नीचे आता है आपके पास डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस के रूप में आपके पास विड्थ है।
और ये एक नेगेटिव साइन आता है। उसका कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो नेगेटिव साइन को अगर आप इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही ये होता है कि ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या फिर वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। तो ये जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, इसमें जो ग्रेडियंट वर्ड है इसको आप उठाएंगे तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जैसे कहीं पे रेट आ गया तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, वैसे ही ग्रेडियंट वर्ड आ गया तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे W की वैल्यू जो है वो आपने रिड्यूस कर दी बाय हैवी डोपिंग, तो ये W जो है वो रिड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चमत्कार कर सकता है? देखिए, सेमीकंडक्टर में तीन ऐसी चीज है जो जंक्शन के अक्रॉस अगर बढ़ी हुई है तो वो चमत्कार कर सकती है। कौन सी तीन ऐसी चीजें जो आपके सेमीकंडक्टर के ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकती है? जैसे कि किसी ने पूछा था ना टेम्परेचर वाला। सो सेमीकंडक्टर के ऑपरेशन को अफेक्ट करने वाली तीन ऐसी चीजें, ऑपरेशन को अफेक्ट करने वाली तीन ऐसी चीजें कौन कौन सी है? पहला है आपके पास ये जो आपने अभी भी देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो भी आपका सेमीकंडक्टर का ऑपरेशन इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो है वो आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो ये सेमीकंडक्टर के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकता है। तीसरा जो है दैट इज नथिंग बट फोटोन। अगर फोटोन बढ़ा हुआ है, फोटोन मतलब ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द लाइट की वजह से जो एनर्जी मिलती है, ये अगर बढ़ा हुआ है तो भी ये सेमीकंडक्टर के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें एनर्जी देती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है तब आपका सेमीकंडक्टर का ऑपरेशन इफेक्ट हो जाता है। एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज से एनर्जी मिलती है Q इंटू वी के फॉर्मूले से, टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है K इंटू टी के फॉर्मूले से, और फोटोन से एनर्जी मिलती है या फिर लाइट से एनर्जी मिलती है Hc अपन लैम्डा की वजह से। ये तीनों एनर्जी है ना, ये तीनों एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी है, ये भी आपकी एनर्जी है और ये भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला है कि अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ पे लाइट की वजह से, यहाँ टेम्परेचर की वजह से, यहाँ वोल्टेज की वजह से, इससे जो एनर्जी मिलता है इससे क्या होगा? इससे जो एनर्जी मिलता है उससे क्या होगा कि आपका कोवलेंट बॉन्ड रैप्चर हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये पार्ट जो है ये रैप्चर हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। रैप्चर का मतलब समझते हैं, ये टूटना। तो ये रैप्चर क्या होगा? देखिए, आपके पास अगर आपने डिप्लीशन रीजन में आयोन्स बना के रखा हुआ है, इन आयोन्स का मकसद क्या है? या टूटना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फटाक से डिप्लीशन रीजन के बारे में आपको बताता हूँ। डिप्लीशन रीजन में जो आयोन्स आपके बना के रखे हुए ना, वो कैसे बने? एक्चुअली में आपके पास क्या था पता है? सिलिकॉन था, यहाँ पे सिलिकॉन था, यहाँ पे सिलिकॉन था, और आपने कहीं कहीं पे, क्योंकि 10⁵ में एक एटम को डोप किया ना, आपने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम को डोप कर दिया, लेकिन ओरिजिनली में तो ये सिलिकॉन से बना हुआ था। ये मैं डिप्लीशन रीजन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप समझना इस बात को। ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, और इन सिलिकॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स थे। हर सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे कि ये सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसके पास वैकेंसी है। उसी प्रकार सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसके पास वैकेंसी है। ठीक है। उसी प्रकार सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने बना लिया ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से सिलिकॉन जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने पड़ोसी के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से बना लेता है। ये बन गया आपका कोवलेंट बॉन्ड, ये ऐसे।
अब कोवलेंट बॉन्ड का रप्चर होना क्या होता है उसको समझने से पहले आपको ये भी जानना है कि आपने अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे बनाया है तो आपने पी साइड बनाया, फटाफट से समझ लीजिए। तो दूसरे साइड एन साइड भी होगा, हाँ सर। तो यहाँ पे भी आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ आपके पास फॉस्फोरस भी है। फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस आपके पास एन टाइप का जो मटेरियल है जिसकी डोपिंग करने से आपका सेमीकंडक्टर एन बन जाता है, वो है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास 4 नहीं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता। ऐसे काफ़ी सारे हैं, ऐसे एक नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन है तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलिकॉन और फॉस्फोरस के बीच में एक बॉन्ड तैयार हुआ है, मान लीजिए ये सिलिकॉन। तो ये जो फॉस्फोरस है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 2 3 4, ये 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन सिलिकॉन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी सिलिकॉन के पास आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी सिलिकॉन है, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से आपका जो है कोवलेंट बॉन्ड तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को समझा। ये क्या बनाया सर आपने? फिर से आप देख लो कि सर ने यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनाया है। कोई अगर पूछे कि ये क्या बनाया, ये डिप्लीशन रीजन है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक्चुअली में डिप्लीशन रीजन ऐसा होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जब मैंने बोला कि आपके पास पी साइड में नेगेटिव आयोन्स है, तो इस नेगेटिव आयोन्स का मतलब क्या है? ये नेगेटिव आयोन्स का मतलब ये है कि यहाँ का फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स था, ये 5वां इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के आया और इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो एल्यूमिनियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव हो गया। और ये न्यूट्रल था 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, इसने डोनेट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर एटम आयोन बन गया और ये पॉजिटिव आयोन बन गया, क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किसको कर दिया? एल्यूमिनियम को कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसी नेगेटिव और पॉजिटिव को आप ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिलिकॉन को नहीं दिखाते, कोवलेंट बॉन्ड को नहीं दिखाते, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन ओरिजिनल डायग्राम तो ये है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपने एनर्जी लगा दी। मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी, और ये एनर्जी अगर ग्रेटर देन आपका एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप मतलब वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकलने के लिए जरूरत होती है। एनर्जी गैप वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकलने के लिए होती है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या बन जाता है? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं होल। तो ये कब हुआ? जब हमको एनर्जी मिली। एनर्जी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास डिप्लीशन रीजन में एक भारी भरकम इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था ना, उसकी वजह से। सभी को समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एनर्जी दिया, एनर्जी को पाके क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन गया। लेकिन इसके पहले जस्ट आप देखेंगे कि एनर्जी देने के पहले इस डिप्लीशन रीजन में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हो रहे थे वो तो होल के साथ रिकम्बाइन हो गए थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हो रहे थे ये होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे थे। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं था। लेकिन जब एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वोल्टेज, तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन गया। इसका मतलब है कि ये जो डिप्लीशन रीजन आपको दिख रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से क्या मिला? यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहां पे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसके साथ साथ कुछ वेकेंट होल्स भी मिल गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है, ये इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये जो होल्स क्रिएट हुआ है, ये होल्स
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है पोटेंशियल, देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो होल्स किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा? जो होल्स क्रिएट हुआ है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। मतलब होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेगा, ये होल्स इस तरफ भागेगा, क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली ये एक फोर्स अप्लाई करता है, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर होल्स पे। तो ये जो फोर्स अप्लाई करता है वो एक डायरेक्शन में होता है, और ये फोर्स माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स के बीच के रिलेशनशिप का। तो जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज कौन है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स है। और आप देखिए ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ भागेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेगा। आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर ही भागता है। तो होल्स किस तरफ भागेगा? होल्स के लिए यही फोर्स जो है वो आपका पॉजिटिव क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब है होल्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आपका होल्स का मूवमेंट होगा, यानी फिर होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये ऐसा है। इसका मतलब है कि आपके पास आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने आप जनरेट हुए और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना चालू कर दिए। जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करता है हमारा करंट उसी डायरेक्शन में होता है, या फिर कन्वेंशनली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन होगा। लेकिन ये करंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप इसको बायसिंग करोगे, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। अब करंट जो है वो अगर रन कर रहा है तो डेफिनेटली आपको पोटेंशियल या फिर पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज की नीड पड़ेगी। तो आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को एक वोल्टेज एक्सटर्नली अप्लाई करोगे जो कि एक रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, कुछ इस तरीके से। सर रिवर्स बायस क्यों लगाएं? क्योंकि रिवर्स बायस इसलिए लगाया गया, हाँ, क्लोज सर्किट होना जरूरी है। तो रिवर्स बायस इसलिए लगाया गया क्योंकि आपको यह पता है कि आपका होल्स जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस होल्स को नेगेटिव टर्मिनल ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपने यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया जो कि एक रिवर्स बायस वोल्टेज था। ये वोल्टेज बहुत ज्यादा होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने इस वोल्टेज को सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि आपको एक क्लोज पाथ चाहिए था, बस इसलिए नहीं लगाया कि आपको इस वोल्टेज को कोई यूज करना है। तो सर करंट कहां से आ रहा है? करंट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कैरियर्स यहां पे जनरेट करके दे रहा है उससे आ रहा है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू सर यहां पे मैं कांस्टेंट वैल्यू भी रख दूं तब भी मुझे करंट बढ़ता हुआ दिखेगा? यस, वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रख देंगे क्योंकि ये वोल्टेज तो आपने क्लोज्ड पाथ देने के लिए लगाया, ना कि इस वोल्टेज का आपको यूज कर रहे हो। क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड ये डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ये कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, अब ये जो कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है ये आपका वोल्टेज से नहीं आ रहा है। ये कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है। ये जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताइए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एनर्जी दे रहा है, इससे आपका चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है। आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड आके दे रहा है। ठीक है, लाइक करते रहेंगे बेटा अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इससे हमको यह पता चल गया कि भाई वोल्टेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वोल्टेज की अगर वैल्यू कांस्टेंट भी होगी तब भी हमारा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, क्योंकि करंट जो है वो जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है, यहीं से ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो इसी वजह से रिवर्स बायस में आपके पास
ये जो है ये करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ते चले जाती है, लेकिन जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे रहना सफिशियंट है। उससे आपको वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाने की नीड नहीं है आपको ब्रेकडाउन या फिर करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड से ब्रेकडाउन हो रहा है। इसलिए इसको कई बार हम लोग फील्ड आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके एटम्स आयोन्स बन रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका लग गया है उसमें सिलिकॉन एटम जो है वो आयोन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थी इसकी कमी हो गई, तो ये जो सिलिकॉन है ये एक आयोन बन के तैयार हो गया, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूट्रल था, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये आयोन बन गए। इसलिए जीनर ब्रेकडाउन को हम कई बार फील्ड आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ये फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और आयोनाइजेशन का मतलब है कि एटम्स की न्यूट्रलिटी को भंग करना, कि आयन बनाना कहलाता है। तो इसको हम फील्ड आयोनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और क्या चल रहा है उसके बारे में कहानी है, बाकी सारी चीजें तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जीनर डायोड की स्टोरी है कि जीनर डायोड में करंट का मैग्नीट्यूड किससे बढ़ता है। वो हैवी डोपिंग करने से ही बढ़ जाता है। हैवी डोपिंग कर दिए और उसके बाद आप एक रिवर्स वोल्टेज लगा दीजिए, अपने आप फील्ड आयोनाइजेशन की वजह से चार्ज कैरियर्स जनरेट होते रहेंगे और चार्ज कैरियर्स मूव होते रहेंगे। किसी ने कुछ टेम्परेचर का डाउट पूछा था, मैं शायद बता रहा था, लेकिन उस समय सेटिंग्स का कुछ प्रॉब्लम आ गई यूट्यूब में। तो उसने पूछा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो ये जो है कोई भी सेमीकंडक्टर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जहां टेम्परेचर के बढ़ने से फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से जैसे ये सिलिकॉन है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, बाजू में एक और सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब टेम्परेचर तो एनर्जी देता है, तो एनर्जी देने से क्या होगा? फिर से ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो मतलब आयोन्स का फॉर्मेशन होगा और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते जाते उतना कंडक्टिविटी की वैल्यू, जो कि एन क्यू मीवन से डिसाइड होता है, एन की वैल्यू बढ़ने से कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ने से रेसिस्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू रेड्यूस होती है। तो आपका टेम्परेचर, आपका सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक हो या फिर इंट्रिंसिक हो, आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस के लिए वो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना। तो कहीं पे अगर कुछ और लिखा हुआ है तो आप उसको बर्दाश्त मत करना, क्योंकि अगर कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में ऐसा या जैसे कि आपको अगर लिखा है कहीं पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस की बात कर रहा है कि कंडक्टेंस की बात कर रहा है, ये भी आप ध्यान दे देना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपको लिखा है रेसिस्टेंस के लिए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर की वैल्यू की इंक्रीज होने से, ये मीनिंग होता है पॉजिटिव टेम्परेचर। ये भी पॉसिबल है, लेकिन उस समय पॉसिबल है जब आपका सेमीकंडक्टर जो है वो डीजनरेट सेमीकंडक्टर होगा। सर ये डीजनरेट सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये एक और पहलू है, जब सेमीकंडक्टर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा डोपिंग करके रखा गया है और उसको मेटल के इक्विवेलेंट बना दिया गया है। सेमीकंडक्टर में इतनी ज्यादा डोपिंग कर दी गई है कि वो मेटल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में मिल रहे हैं। उस कंडीशन में सेमीकंडक्टर का बिहेवियर मेटल के बिहेवियर जैसा हो जाता है, और मेटल जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो सेमीकंडक्टर भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो जाएगी, अब सेमीकंडक्टर डीजनरेट सेमीकंडक्टर माना जाएगा। तो सर आप जहां पे कंडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है? ये एक्चुअली नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर है। और इन जनरल आपको जो सेमीकंडक्टर पूछा जाता है
वो सेमीकंडक्टर नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर ही होता है, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे कि आपको डीजनरेट सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो फाइनली कंक्लूड करता हूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है भाई, इसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके पास सारे सेमीकंडक्टर जो आपको पूछे जाते हैं वो नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर होता है। और अगर आपको डीजनरेट सेमीकंडक्टर वर्ड दे दिया और उसके बाद यही चीज पूछा, तो आप जो भी मेटल की थ्योरी है वो सारे मेटल की थ्योरी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि डीजनरेट सेमीकंडक्टर इक्विवेलेंट टू मेटल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक बटन दबा देंगे और शेयर भी करते रहेंगे अच्छी चीज़ों को। तो आई होप कि मैंने आपको ज़ीनर डायोड समझा दिया है। कल की क्लास फिर से अटेंड कीजिए, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज़ीनर डायोड के बारे में, वोल्टेज रेगुलेटर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम एवलेंच ब्रेकडाउन, जो ज़ीनर के ब्रेकडाउन से थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डायोड जो है, उस नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन कंडीशन आता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकडाउन एक नए तरीके का ब्रेकडाउन है, या फिर अलग ब्रेकडाउन है, नया तो नहीं है, अलग ब्रेकडाउन है, उसको हम लोग एवलेंच ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूट्यूब के स्टूडेंट को जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी धोखा दे देता है। एक छोटी सी बात कि अगर आप एसएससी जेई में अभी तक अपना एनरोलमेंट नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं झारखंड एसएससी जेई तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज है 17 जून, और ये देखिए ये 17 जून तक आपको ऑफर दिया जा रहा है टुडे। क्या ऑफर है? फ्लैट 15% ऑफ, उसके साथ 15% का प्राइस ड्रॉप। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं ये हमारे लास्ट ईयर के ओवरऑल जो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनके लिस्ट है। एसएससी जेई का रिजल्ट जब आउट हुआ तो हमारे नेक्स्ट रैंकर जो है वो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, और इनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग है पूरे। आज आपको 25% प्लस 15% का प्राइस ड्रॉप मिल रहा है एसएससी जेई और ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम्स में। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे कोर्सेज का, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ ये भी आपको मिल जाएगा इन द कम्युनिटी पोस्ट, और एक्सेस टू मल्टीपल एई जेई एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोड जो यूज़ करना है वो है GA1111, जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे से शेयर कर सकते हैं सारी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जून 17 है, आपके पास प्राइस जो है 6 मंथ के ड्यूरेशन और 12 मंथ के ड्यूरेशन का यहाँ पे आपके पास मेंशन है। आप GA1111 कोड यूज़ करेंगे और इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, ये झारखंड एसएससी जेई का पूरा डिटेल है कि झारखंड एसएससी जेई में आपकी जो तैयारी है इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। 26 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी है, सितंबर तक एंड हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी, 3 से 4 क्लासेस पर डे आपकी होगी, और 5 to 7 आवर्स की आपकी क्लास होगी। ये पूरा डिटेल है कि किस तरीके से आपका क्लास एग्जीक्यूट होगा और एंड होगा, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा मैं यहाँ से पढ़ाना चालू कर दिया था। ठीक है, सो एवरीवन दोज हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो कल हम मिलते हैं और टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे, और ज़ीनर डायोड और वेक्टर डायोड का रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।